नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ। इससे पहले एक शेर फरमा रहा हूँ, आतिश से खेलना मेरी आदत में शुमार है, क्योंकि बंदा एक पत्रकार है। एक फायर ब्रांड पत्रकार अगर इस तरीके का इस पर अमल करता है तो अपने आप में ये एक अलग बात होगी। और हम पत्रकार हैं और पत्रकारिता करना हमारा धर्म है। लेकिन फर्क बहुत बड़ा अब हो गया है पत्रकारिता में। एक पत्रकार और एक फायर ब्रांड पत्रकार। पहले जनता के मुद्दों के लिए पत्रकार आग उगलते थे, वो फायर ब्रांड पत्रकार होते थे और सरकारों को कटघरे में खड़ा किया करते थे। लेकिन आज के तमाम पत्रकार, सारे नहीं, तमाम पत्रकार पॉलिटिकल और अन्य तरीके के एजेंडों के तहत आग उगलते हैं। वो आग जनता पर नहीं उगलते, वो आग नफरत की उगलते हैं। नेताओं के भाषण से उछल उछल कर अब वो एक तरीके से टीवी डिबेट करते हैं। हेट स्पीच, अब नेताओं के जो गली मोहल्ले के भाषण होते थे वो अब टीवी पर डिबेट के रूप में आपको नज़र आ रही है। हालत ये हो चली है कि अब मीडिया न सिर्फ जनता के सामने हाथ बांधे कसूरवार की मुद्रा में खड़ा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में भी उसकी पेशी हो रही है। टीवी डिबेट में हेट स्पीच मामलों को लेकर सुप्रीम अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस जोसेफ की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई कर रही है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी की तरफ से कोर्ट में पेश वकील निशा भंबानी ने कहा कि जब भी अथॉरिटी को शिकायत मिली है, क्विक और इफेक्टिव कार्रवाई की गई है। केंद्र की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने बताया कि यहाँ पर्याप्त चेक एंड बैलेंस है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि आप लोगों को अपने विचार नहीं रखने देते। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को अपने विचार नहीं रखने देते, म्यूट करते हैं। एंकर कभी कभी लोगों को अपने विचार व्यक्त करने से रोकते हैं। गलत विचार थोपने वाले कितने एंकर्स पर कार्रवाई की गई है, कितनों को अफेयर किया गया है। क्या यह मीडिया का डिक्लाइनिंग फेज नहीं है? बात तो ऐसी हो गई है कि कोतवाल खुद अपराधी हो गया है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार और क्या किया जाना चाहिए? मंथन आज हम इसी पर कर रहे हैं। बीते कुछ सालों से एक नया भारत सामने आया है, जहां राष्ट्रवाद के लबादे में उड़ाकर तार्किकता को खत्म करने पर ये पत्रकार आमादा हैं। यहाँ न्यूज़ एंकर किसी खबर को वस्तुपरक तरीके से दिखाने के बजाय सिर्फ अपने विचारों को चिल्ला चिल्ला कर दर्शकों पर थोपते हैं। तथ्य, तर्क और शोध पर आधारित पत्रकारिता की जगह अब व्यक्तिगत राय पर आधारित बहसों ने ले ली है और यह किसी रियलिटी टीवी शो जैसा लगने लगा है। इन बहसों में शामिल होने वाले पैनलिस्ट रियलिटी टीवी के शो के कंटेस्टेंट की तरह होते हैं, जिन्हें पूरे दिन काल्पनिक मुद्दों पर चीखने चिल्लाने के लिए चुना जाता है। दुर्भाग्यवश ये सब भारतीय दर्शकों को लुभाता भी है। गुस्से और व्यक्तिगत अपमान का जश्न मनाया जाता है और किसी भी तर्क को इस तरह नज़रअंदाज किया जाता है मानो वह अब अप्रासंगिक हो गया है। इसके एवज में हमें सस्ता मनोरंजन, धार्मिक कट्टरता और समाचार के रूप में अपमानजनक, अश्लील और नफरत फैलाने वाले संदेश या नफरत फैलाने वाले शो देखने को मिलते हैं। आज हमें ऐसे गेटकीपर्स की ज़रूरत है जो मानते हैं कि कोई भी सूचना साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, और वो भी प्रासंगिक और तथ्यों पर आधारित। हमारा लोकतंत्र तभी आगे बढ़ सकता है जब मीडिया हमारी समझ को बढ़ाए, ना कि आवेग को भड़काए। ये एक तरीके से विषय में प्रवेश है, भूमिका है। और
मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे मीडिया को और उन एंकरों को कटघरे में खड़ा किया जो दिन भर चीख चीख कर चिल्लाते हैं, हिंदू मुस्लिम पर बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं। पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक विवादित बयान दे दिया था, उसके बाद कुछ एंकर्स को अफेयर किया गया था, कुछ उस वक्त कुछ दिनों के लिए ये जो पत्रकार हैं, टीवी के चमकदार चेहरे हैं, वो कुछ दिनों के लिए हटे थे या कुछ दिनों तक उन्हें विश्राम दिया गया था, लेकिन उसके बाद से ये फिर वही बातें करने लगे हैं। सवाल आज बहुत बड़ा सवाल है। हमने ये हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हमने ये कई दिनों से इस बात को लेकर हम मंथन कर रहे थे कि क्यों ना इस पर हम बात करें, क्योंकि शायद देश में कोई दूसरा शायद ही हो तुम इस पर बात करेगा। हम इस इंतजार में रहें कि क्या जब दूसरा बात करेगा तब हम भी बात कर लेंगे। ये पत्रकारिता कतई नहीं है। और ये जो टीवी स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। वो कह रहे हैं कि भाई ये क्राइम है, हेट स्पीच क्राइम है और सरकार इसे रोक सकती है। टीवी चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है अपने आप में कि टेलीविजन चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं, चैनल एजेंडे से प्रेरित हैं और सनसनीखेज समाचारों के लिए प्रतिस्पर्धी हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। विभाजन पैदा करने वाले एंकर्स को ऑफ एयर कर देना चाहिए। ऐसी बहुत बड़ी संख्या अब हो गई है। अब ये कहिए कि जनता की बात, मूल मुद्दों पर बात करने वाले अब गिने चुने लोग बचे होंगे, गिने चुने लोग, उंगलियों पर आप गिन लेंगे जो जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जो पत्रकारिता का मूल सिद्धांत है। बाकी आपको दिन भर रिपोर्टिंग नाम की चीज़ टीवी से गायब हो गई है, अखबारों से गायब हो गई है। फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी है वो टीवी को लेकर उनकी टिप्पणी है, लेकिन अछूता कोई भी माध्यम नहीं है। एकमात्र एक डिजिटल मीडिया अभी थोड़ा सा इससे बचा हुआ है। जिम्मेदारी वाली पत्रकारिता वहाँ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बड़ी ज़बरदस्त है। वो सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर चिंतित है कि भाई इस विघटनकारी लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। और उत्तर प्रदेश की बात वो करते हैं कि साल 2021-22 में हेट स्पीच के 580 मामले दर्ज किए गए, लेकिन पूरे देश को लेकर भी तरह तरह से एक आंकड़े सामने पेश किए गए हैं। उत्तराखंड में 118 मामले दर्ज किए गए, लेकिन ये कौन से मामले हैं? क्या एक बड़ी कार्रवाई करके कोई संकेत और संदेश देने की कोशिश की गई है? पता नहीं मुझे। मंथन आज हम इस विषय पर लेकर आए हैं और अपने आप में मैं अभी पैनलिस्ट का परिचय कराऊंगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि जो भी बोलें बहुत जिम्मेदारी के साथ में बोलें, क्योंकि ये बहस या ये मंथन, बल्कि बहस तो है ही नहीं है मेरा कार्यक्रम कतई किसी दशा में, ये मंथन है। और इस पर बात वो नहीं होनी चाहिए कि जिस पर हम बात करने के लिए बैठे हैं उसी तरीके की बातें होने लगें। तो मैं पहले ही इस बात का अनुरोध सारे पैनलिस्ट से कर रहा हूं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ में, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। उत्तर प्रदेश के बहुत ही बेबाकी से लिखने वाले पत्रकार नवेद चिको साहब जुड़े हमारे साथ लखनऊ से, बहुत स्वागत है। और इस देश के तमाम बड़े मीडिया संस्थानों में, तमाम बड़े अखबारों में, ग्रुप एडिटर, नेशनल एडिटर, तमाम माध्यमों में शीर्ष पदों पर रहे, शीर्षस्थ पदों पर रहे देश के जाने माने संपादक, राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। कुछ और पैनलिस्ट हमने अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, जब वो जुड़ेंगे तो उनका भी परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले पत्रकारिता कि कम से कम 4 दशक से ऊपर का वक्त पत्रकार के रूप में जी चुके आलोक भदौरिया जी हिंदी और अंग्रेजी सभी माध्यमों में पत्रकारिता कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े संस्थानों में संपादक रहे हैं। आलोक जी की पहली टिप्पणी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, बड़ी महत्वपूर्ण होगी। सुप्रीम कोर्ट को आलोक जी ये कहना पड़ा कि भाई ये हेट स्पीच, ये विभाजन हो रहा है, ये टीवी विभाजन कर रहा है।
पहले अगर कोई एक पत्रकार कह रहा था तो ये कहा जा रहा था कि ठीक है वो पत्रकार विपक्ष का पत्रकार है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी। मैं जरा इसको सिलसिलेवार समझना चाहूँगा कि गिरावट कैसे हुई, क्योंकि आप लोग उस जमाने के पत्रकार हैं जब पत्रकारिता रिपोर्टिंग आधारित होती थी, जल जंगल जमीन आम आदमी की बात, इसी पत्रकारिता कहा जाता था। और हमारे आपके सबके पितामह पुरोधा अमर शहीद पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस बात को साफ तौर पर वो कहे गए हैं, लिख गए हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, कि जो कुछ सत्ता प्रतिष्ठान के पक्ष में है वो विज्ञापन है, और जो उसके खिलाफ है, जो उसकी मुखालफत है, वही पत्रकारिता है। आलोक जी। पहली बात तो मैं आपके इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता कि जो सत्ता के खिलाफ लिखते हैं वही पत्रकारिता है। मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं। मेरा मानना है कि जो सच लिखते हैं, तथ्यों के साथ लिखते हैं, वो पत्रकारिता है। क्योंकि हमको ये बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि प्रोपेगेंडा के लिए एक सरकार ने एक डिवीजन बना रखा है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, प्रेस डिवीजन है, उसमें कई तरीके के उनके प्रोग्राम भी चलते हैं। उसकी स्थापना भी इन्हीं सब उद्देश्यों के लिए हुई थी कि सरकार की बातें और सरकार की जो भी नीतियां हैं, चाहे वो लोक कल्याणकारी हो, चाहे वो विकास वाली हो, विकास परक हो, सबके बारे में वो अपना सरकार का ज्यादा से ज्यादा पक्ष लोगों के सामने रखे। ये तो हुई बात। आप जो कह रहे हैं पत्रकारिता में गिरावट, पत्रकारिता में गिरावट के लिए यहाँ पर मैं एक ताजा संदर्भ लेना चाहता हूँ। जो आपका जो बहस का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी। मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये जरूरत क्यों पड़ी? पूर्ण मुद्दा ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने से ही लोग जागेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला लेना पड़ेगा कि जो वैमनस्य की पत्रकारिता है, जो तथ्यों के विपरीत पत्रकारिता है, जो सामाजिक सरोकार वाली पत्रकारिता जो छोड़ बैठे हुए हैं, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है, तो उसके लिए भी क्या हमको सुप्रीम कोर्ट का मुंह देखना पड़ेगा? ये एक समाज में एक गिरावट वाली बात है। अब जहां तक आपने बात करी कि पत्रकारिता के नियम, पत्रकारिता में देखिए प्रेस काउंसिल काफी दिनों से आई है, काफी दिनों से अस्तित्व में है, और प्रेस काउंसिल ने बड़ा अच्छा काम भी किया है। ये कहना अलग है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसमें नख नहीं है, दंत मतलब नाखून नहीं है, दांत नहीं है, वो प्रभावकारी नहीं है, वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। ये एक तरफा बात है। पत्रकारिता एक अन्य पेशे की तरीके से नहीं। पत्रकारिता आदमी अपने शौक से आता है, अपने जुनून से आता है, अपने सच को जाहिर करने के लिए आता है, तथ्यों को सरकार के लोगों के सामने रखने के लिए आता है। उसकी मंशा होती है कि मुख्य तौर पर सरकार अपनी गलतियां, अपनी चाहे नीतियां हो चाहे जो भी, अपनी गलतियों को स्वीकारे और उनमें सुधार करे, ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य और सरकार की स्थापना हो सके और वो उसी तरीके से चलता रह सके। अब यहाँ पे मैं एक चीज और कहूंगा, मैं कहूंगा कि प्रेस काउंसिल ने एक चीज लिखी थी, राइट टू आंसर। अगर आप प्रेस काउंसिल की अगर आप एडवाइजरी पढ़े, निर्देश पढ़े, तो उसने लिखा था राइट टू आंसर। मतलब आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था के खिलाफ, किसी भी पद पे बैठे व्यक्ति के खिलाफ या कोई भी चीज अगर लिख रहे हैं, तो ये उस आदमी का, उस व्यक्ति का भी अधिकार होता है कि आप उसका, व्यक्ति का भी अधिकार है कि आप उसकी बातों को भी लोगों के सामने रखें। लेकिन अब सवाल है कि राइट टू आंसर तो है ही नहीं। अब इसको लौट करके आते हैं, हमारा जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो एक जैसे ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन भी बनी है। उस ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन में भी कई सारे मानक हैं, लेकिन आज मानकों की बात नहीं होती है। हम ये कहते हैं कि समाज जो परोसता है, समाज जो चाहता है, हम वो पेश कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं। मैं यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से चूंकि एक विशेष सत्ता विशेष के काम संभालने के बाद में इस तरीके की चीजें बढ़ी हैं, मैं इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहता। मैं इसको इस तरीके से लेना चाहता हूँ कि समाज क्या कर रहा है। आप याद करिए कि जब इलेक्ट्रॉनिक चैनल शुरू हुए थे तो एक क्राइम के ऊपर भी एक बड़ा प्रोग्राम होता था, बड़ा सनसनीखेज प्रोग्राम होता था, बड़े सब वो जादू टोना, सांप और ये भूत, ये सब दिखाया जाता था। लेकिन अंततः हुआ क्या? लोगों ने नकार तो दिया। आज अगर टीवी पे भी अगर आप देखें, कई फिल्म आती है, कई बड़ी फिल्में आती है, अगर वो कोई अच्छा नहीं है तो वो नहीं चलता, लोग नकार देते हैं। हाँ, ये सवाल जरूर उठ सकता है कि ये कब तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। तो ये मेरा मानना है और कि आलोक जी, जब तक लोग नकारते हैं तब तक बहुत सारा नुकसान इस समाज का, इस देश का हो जाता है। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आलोक जी ने कहा कि वो इस बात से सहमत नहीं है कि
जो कुछ सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ है वो पत्रकारिता है, ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी लिख गए हैं। अब किन संदर्भों में लिख गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किन संदर्भों में उन्होंने इस बात को कहा होगा। इस बीच कुछ नए मेहमान जुड़ गए हैं। विजय खेरा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। खेरा साहब बहुत स्वागत। स्वाति चंद्रशेखर, दक्षिण भारत की वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत स्वाति जी आपका। जयकरण वर्मा, कांग्रेस के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और हरिकेश बहादुर जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, 2-3 बार सांसद रहे हैं, बहुत ही विचारवान पॉलिटिशियन रहे हैं हरकेश बहादुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नवेद सिकोह के पास मैं जाना चाहूँगा। नवेद जी, पत्रकारिता जो अब मुख्य धारा जिसको कहा जाता है, अब ये कहा जा रहा है कि मुख्य धारा की जो पत्रकारिता वो पत्रकारिता है ही नहीं, अब वो चाटुकारिता हो गई है। बिल्कुल ये कहा जा रहा है और ऐसा नजर भी आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप न्यायालय के फैसले को आप आधार बना के आज की जो मंथन कर रहे हो, ये बात सही है कि न्यायालय भी अब इस तरह की नसीहतें दे रहा है, इस तरह के आदेश दे रहा है कि अब अति हो गई है, हद से ज्यादा मीडिया जो एक जिम्मेदारी निभाने के बजाय नफरत फैला रहा है। ये हम आप देखते भी हैं और ये न्यायालय ने भी इसको संज्ञान में लिया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय क्या कर रहा है और उसकी आंखें क्यों बंद हैं। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये आई बात सरकार के ऊपर कि सरकार आखिर क्या कर रही है। सरकार का कमांड बिल्कुल नहीं है क्या उसके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरा सवाल ये आता है कि दुकानें वही लगती हैं, माल वही भरा जाता है जिसके खरीदार सामने होते हैं। आज देखने वालों की भी तादाद इस तरह की नफरत की चीजों को वो एंजॉय करते हैं, वो देखते हैं ऐसे चैनल्स को, उनको टीआरपी मिलती है और वो दिखाते हैं। जनता भी एक बड़ी जिम्मेदार है। सबसे बड़ा फैसला जनता दे सकती है कि जहां नफरत फैलाई जा रही हो, जहां हेट स्पीच हो, जहां झूठ परोसा जा रहा हो, उस चैनल को नहीं देखे, उस मीडिया हाउस और उस ग्रुप को कम से कम बाइकआउट कर दे, उसको देखना बंद कर दे। जनता वही चाहती है। देखिए, आप से ज्यादा कौन जानेगा कि चैनल में कंटेंट तय होने के लिए भी एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि आजकल मौजूदा समय में जनता क्या देखना पसंद करती है और क्या नहीं देखना पसंद करती है, उसी के ऊपर कंटेंट और असाइनमेंट तय होता है। आज जनता नफरत देखना चाहती है तो नफरत दिखाई जाती है। जनता भी जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है। और मूल्यों और सिद्धांतों की तो बात ही करना छोड़ दीजिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगी, क्या करती है, ये सबको पता है, क्योंकि जो संस्था सरकार के अधीन हो वो किस तरीके से स्वतंत्र रूप से काम करेगी, ये भी सोचना, मैं समझता हूं कि इसको भी बहुत आसानी से सोचा जा सकता है। मेन चीज ये है कि एक सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने को शौकिया पत्रकार के हैं तो ये कहा जाएगा कि ये तो बस शौकिया पत्रकार है। अगर हम बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम पेशेवर पत्रकार हैं, हम व्यावसायिक पत्रकार हैं, इसको दूसरे मायने में ये भी कहा जा सकता है शाब्दिक अर्थ के तहत कि हम बिकाऊ पत्रकार हैं। व्यावसायिकता बिकाऊ के जुड़ गई है, क्योंकि हमें जो लिखना होगा, जो बिकेगा वो लिखना होगा, और ये मजबूरी है। सबसे बड़ी मजबूरी है कि मीडिया इतनी खर्चीली हो गई है कि सरकारें उसको वित्त पोषित करती हैं, चाहे वो विज्ञापन के नाम पर, चाहे वो अप्रूवल के नाम पर, चाहे मान्यता के नाम पर। तो पहली चीज तो ये कि जो भी पेशेवर पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के अधीन है, क्योंकि सरकार उनको वित्त पोषित करती है, या कोई कॉमर्शियल ग्रुप अगर उनको वित्त पोषित करते हैं तो वो भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि सरकार के खिलाफ कंटेंट पे, सरकार पे सवाल उठाने वाला अगर ये मीडिया हो। सुप्रीम नवेद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये नफरत फैला रहा, ये बांट रहा है समाज को। सरकार तो नहीं कहती होगी ना कि नफरत फैलाओ।
नहीं, मैं वही यही कहना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सरकार के साथ में सभी को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। मैं जिम्मेदार पब्लिक को, दर्शकों को भी, क्योंकि दर्शक उस चीज को पसंद करते हैं। दुकानें वही सजती हैं जिसका माल बिक रहा होता ठीक है। बात है। ये नफरत बिक रही है। मैं आपको एक छोटा सा आधे मिनट में एक बात बता दूं। एक बहुत बड़े चैनल के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा आपको क्या हो गया है, आपके चैनल में तो सिर्फ नफरत फैलाई जाती है, आपके चैनल में तो सरकार पे सवाल भी नहीं उठाया जाता है, आपके चैनल पे तो जनहित की बात नहीं होती है, गरीबों की, किसानों की और जनहित की बात ही नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सरकार से कोई सपोर्ट चाहिए या विज्ञापन चाहिए, इसका मतलब ये भी है कि जनता ये पसंद करती है। जनता को अगर नफरत के नाम पर वो वोट भी दे तो वो दर्शक भी बन जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक नैतिकता जो है, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत ही हत्या हो रही है। हमारे आपकी सोच में कहीं ना कहीं इस तरह की एक नफरत पैदा हो गई है कि हमें नफरत अच्छी लगती है। लेकिन ठीक बात जी। कम से कम आज आप चौहान साहब अगर इस तरह के सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि मीडिया में भी कई लोग ऐसे हैं जो टक्कर और युद्ध और इस तरह के नाम नहीं रखते। मंथन नाम के किसी कार्यक्रम में हम अपने बगल में झांक रहे हैं और हम उस पर मंथन कर रहे हैं कि हमारे में क्या कमी है, हम अपने को कैसे सुधारें, हम जनता के बीच वो चीज परोसें जिससे समाज का विकास हो, देश का, राष्ट्र का विकास हो। हम किसी एक को जिम्मेदार यही सवाल है। यही दरअसल पूरे जो आज मंथन का विषय है नवेद साहब, वो यही है। बहुत ही युवा और पत्रकार और देश को बहुत अच्छी तरीके से जानने वाली स्वाति चंद्रशेखर मूल रूप से कर्नाटक से आती हैं और पूरे दक्षिण भारत को और देश को समझती हैं। स्वाति के विचार आने बड़े जरूरी हैं इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि नई पीढ़ी, बार बार हम पुराने लोग इस बात को कहते हैं कि नई पीढ़ी बहुत पतित हो गई, ये भी कहा जाता है पत्रकारिता में। स्वाति। दुर्गेंद्र जी, एक बात तो बहुत साफ है, ऐसे ये नहीं है कि जिम्मेदारी सिर्फ पत्रकारिता के है, जिम्मेदारी तो लोगों की भी है। जैसे नवेद जी कह रहे थे, मैं तो पूर्ण तरीके से उनको सहमत देती हूँ। पर अभी जो नया पीढ़ी की बात आती है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई आजकल 24/7 न्यूज चैनल देखने वाले नए पीढ़ी तो आपको लगभग 5 से 10% अगर मिल जाए तो वो बड़ी बात है। अगर खबर जिसको लेना है वो खबर सिर्फ ऐसे ही लेते हैं कि चाहे उनको जो सब्सक्राइब करते हुए जो न्यूज़पेपर्स है या गूगल से जो आते हुए जो खबर है उसके ऊपर, और जो उन्होंने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स जिसके माध्यम से वो अपने तरीके का एक पत्रकारिता कर रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर वो आधारित है। पर ये नहीं है कि 24/7 न्यूज चैनल्स के ऊपर आधारित नहीं है। 24/7 न्यूज चैनल्स और जो अखबार भी है वो ऐसे सीमित हो चुकी है कि एक सिर्फ पॉलिटिकल सर्कल में सीमित हो चुकी है। क्योंकि इसका दोष तो शायद हम पत्रकारिता जो नया पत्रकारिता खास करके जो 10-15 साल से आए हुए हैं, तो इसको भी हमको शायद दोष देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, हम जो नेशनल चैनल्स कहते हैं या रीजनल चैनल्स कहते हैं, जो 24/7 होने के बाद सुबह से रात तक दिखाने के लिए जब आप मुद्दा पैदा करते हो, हम सब इसमें शामिल है। मैं किसी एक चैनल को दोष नहीं दे रही हूँ या किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ। हम सब इस सिस्टम में शामिल है, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार है, और इधर मौजूद जो पैनल में है बहुत सारे लोग पत्रकार है। तो फिर जब हम चीजों को बहुत बार जब उगा देते हैं तो फिर यही साफ है, इसी से दिख जाती है कि हाँ, हमारी रास्ता बदल चुकी है, हमारा जो ट्रैक है वो बदल चुकी है। पर अभी आजकल जो नवेद जी कह रहे थे, ये भी सच है कि अगर आपने कुछ मसाला डाल देते हैं, आपने कुछ ऐसे टाइटल दे देते हैं कि मान लो सलमान खान के खिलाफ शाहरुख खान ने क्या बोल दिया, शायद वो ज्यादा चलेगी। ये तो नहीं ज्यादा चलेगी कि सलमान खान ने जाके किसी को खाना खिला दिया या शाहरुख खान ने जाके कहीं गरीबों को कुछ बांट दिया या कोई गरीब ने कुछ बड़ा बना दिया देश में। ये तो नहीं बिकेगी। ज्यादा जो चलेगी यूट्यूब पे तो वो यही है, जो यूट्यूब और जो अभी डिजिटल माध्यम है, इससे तो साफ दिखती है कि जनता किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ देख रहे हैं। ये एक तरीके की जो मतलब ट्रैक चल रही है, रेलवे ट्रैक चल रही है एक तरफ से। जैसे एक ट्रैक पे पत्रकारिता चल रही है, वैसे ही लोगों की भावना भी चल रही है। ठीक बात है। मैं इसको जरा दूसरी तरीके से देखना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मीडिया है, मीडिया ने इस तरीके का क्या मानस बना दिया है जो स्वाति कह रहे हैं, वो उसके बाद की बात है। क्या पहले एक तरीके से इस तरीके का क्रूड माल तैयार किया गया है
कि इस तरीके की चीज़ें देखें, वो इस तरीके की बहुत जो हैरत अंगेज चीज़ें हैं या नफरत से भरी चीज़ें हैं या जिनका मुद्दों से सरोकार नहीं, क्या वैसा दर्शक वर्ग ब्रेक के दौरान हमारे एक सहयोगी ने बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी पते की बात बताई, शायद मेरे दिमाग से बात निकल रही थी। उन्होंने कहा कि आप कार्यक्रमों को देखिए मुख्यधारा के मीडिया के, आर पार, उठाकर पटक दूंगा, पटक कर मारूंगा, दंगल, महाभारत इत्यादि इत्यादि, ये बहुत सारे नाम है, कहकर ही मानूंगा। ऐसा लग रहा है कि जोर जबरदस्ती कोई युद्ध हो रहा है। हाँ, युद्ध भी के कुछ लोगों के कार्यक्रमों का नाम युद्ध भी है। कोई मंथन नहीं रखेगा क्योंकि इसमें वो स्पार्क नहीं है, ज्वलनशील पदार्थ इसमें है नहीं। क्यों रखे मंथन, ज्वलनशीलता कम है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह के पास जाऊंगा। सुनील जी, सुप्रीम कोर्ट को क्यों बीच में दखल देना पड़ा? क्योंकि ये काम तो हम पत्रकारों का था, मीडिया के जो गाइडलाइन वाली एजेंसी थी, प्रेस काउंसिल थी, सरकार थी। मानी सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि भाई ये नफरत फैला रहे हैं। सुनील जी। सर जी, आपका प्रश्न सुन नहीं सका, उस वक्त म्यूट थी आवाज। सुनील जी, मेरा प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये टिप्पणी करनी पड़ी? ये तो बड़ी गंभीर बात है। वो कह रहे हैं कि भाई ये बांट रहा है समाज को। जी, सुप्रीम कोर्ट जो है, अब न्यायालय अब समाज का ऐसा अभिन्न अंग हो गया है कि लगभग हर क्षेत्र, हर मुद्दा, हर विभाग और हर कोई को न्याय बहुत आसानी से उपलब्ध है और सबको बहुत आस्था और विश्वास है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो जहां कहीं पे भी ओपिनियन बट रही है या सरकार से क्षुब्ध हैं या किसी की अपनी ओपिनियन है या राष्ट्रवाद बोल के या जैसे भी अलगवाद बोल करके, जब भी कोई मुद्दा कोर्ट के आगे जाता है तो विषय उठता है, उस पर ओरल टिप्पणी भी होती है जजेस की, जो ओरल कोर्ट में एक्सचेंज करते हैं। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी जिस मुकदमे की चर्चा आप कर रहे हैं, कि जब न्यायाधीश कोर्ट में किसी चीज का ओरल टिप्पणी करें तो उसको आप लोग न दिखलाएं, उसको न बताएं। जो जजमेंट के कंटेंट आते हैं, जो जजमेंट में लिख करके फाइनली आता है, उसको दिखलाएं। एक तो ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में। और जहां तक कि आपसी जो हेट स्पीच की बात है, तो ये जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु लोग कह रहे थे, साहित्य समाज का दर्पण है, मेरा मानना है। आपकी मीडिया साहित्य है, हम जैसे रहेंगे वैसा ही चेहरा हमको दिखेगा। सौके दीद है तो नजर पैदा कर, भगवान को देखना है तो भगवान के देखने के लिए वैसा दीद आपको बनाना हो। सारी कमी हमारे अंदर है, व्यूअर में है। आपको इतना बड़ा टीवी चैनल चलाने के लिए फाइनेंस चाहिए, एक एक इक्विपमेंट आपके करोड़ों रुपए के होते हैं। और जब टीआरपी जहां पे ज्यादा आती है तो कैमरा वैन वहां दौड़ के जाता है। फिर अब हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि इंसान ने कुत्ते को काटा, वो न्यूज बन जाती है, कुत्ते ने इंसान को काटा। सबके लिए हमारा समाज जिम्मेदार है, मीडिया कतई नहीं। मीडिया तमाम जो रामनाथ गोयनका जी से लेके आज तक इंडियन एक्सप्रेस हैं, हिंदू हैं, तमाम सारे अखबार के अपने इंडिपेंडेंट आते हैं। पनामा का स्कैंडल आया, मीडिया का बहुत अहम रोल है। आप टीवी चैनल का बहुत अहम रोल है। जब 1995 ऑनवर्ड ये टीवी पे लीगल मैटर्स आने लगे, सब कुछ डिस्कस होने लगा, कोर्ट और कुछ मुद्दे ऐसे अछूते हो गए थे जहां आम जनता को पता नहीं था कि अंदर हो क्या रहा है। ये आपकी देन है कि एक गांव दूर दराज बॉर्डर पे बैठा हुआ इंसान देख सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 3 में इस मुद्दे पे क्या बात हुई। मीडिया हमेशा चौथा स्तंभ रहा है। जितनी महान और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट है उतने आप हैं, उतना ही कार्यकारिणी है, चारों स्तंभ है। चारों को अपने दायरे में रहना चाहिए और चारों को एक दूसरे का। ठीक बात। अब ये जो हेट स्पीच है, ये अभी हमारे समाज में, इसके लिए सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। ये एक बहुत लंबा विषय है, इसको निष्पक्ष होकर के और इससे दूर रहे इस डिस्कशन से तो अच्छा है।
हेट स्पीच को हम ज्यादा सुनेंगे तो वहां पे टीवी कैमरे ज्यादा चलेंगे, वो टीआरपी ज्यादा चलेगा। आज सर्वाइवल कैसे होगा? एक अखबार को छापने के लिए उसकी क्या कीमत होती है, उसके लिए विज्ञापन। आप हिंदू खोलिए, सबसे पहले आईएएस की कोचिंग में ये बच्चे टॉप किए, बी कोचिंग में भी टॉप किए, वही लड़की सी कोचिंग में भी टॉप। तो पहले बचपन में मैं उठता था, आज अखबार आता था तो मैं पहले फ्रंट का वो जो कार्टून का आता था, सबसे पहले हम बच्चे थे दौड़ के वो देखना चाहते थे। पर अब चीजें समय के हिसाब से बदल रही हैं। कार्टून पहला नहीं आएगा, पहले आपके ऐड आएंगे। कार्टूनिस्ट गायब हो गए हैं अब, सुनील जी, कार्टूनिस्ट गायब हो गए हैं अब जगह नहीं, उन लोगों के लिए अब जगह बची नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब कार्टून की भूमिका में आ गए हैं और कार्टूनिस्ट की भूमिका में आ गए हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप या उससे हट के अगर हम कोई चर्चा कर रहे हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं सार्वजनिक मंच से। और मेरा जो मुख्य चिंता ये है कि हम नफरत की तरफ जाएं, ऐसा दर्शक हम क्यों तैयार कर रहे हैं? हरकेश बहादुर जी, 70 से लेके अब तक के राजनीति और मीडिया को आपने देखा है और बदलते हुए ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखा है। आप बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, आप किस तरह पहले और अब में किस तरह पाते हैं? क्या पहले भी इस तरीके की बहुत हेट स्पीच हुआ करती थी, बहुत इस तरीके का मीडिया अखबारों में, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो तब था नहीं, आप इसे किस तरह देखते हैं? अनम्यूट करिए। हरकेश जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही है। बोलिए बोलिए हरकेश जी। हेलो। हाँ, दर्शक आवाज सुन आ रहे हैं, रही है? बोलिए, फरमाइए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आज जो परिस्थितियां बन गई हैं, आज वर्तमान समय की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वो गलत नहीं कहा है। प्राइमा फेसी सारी बात बिल्कुल ठीक लगती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। मीडिया में जो एंकर्स की भूमिका आप देख रहे हैं, ये पहले इस प्रकार नहीं रहा करता। एक आम धारणा रही कि अखबारों में जो चीज छप जाती थी या टेलीविजन चैनल पर जो बातें आती थी, उसकी विश्वसनीयता इतनी जबरदस्त हुआ करती थी कि लोग उसको बिल्कुल वेद वाक्य की तरह स्वीकार कर लेते थे। आज भी वो परिस्थिति तो है कि आज जो चीजें आ रही हैं, बहुत सारे लोग उसको मान लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति शुरू से ये समझने की कोशिश भी करता था, जानता था, चाहता था कि मीडिया निष्पक्ष रहा करती थी मीडिया। जब आप 70 की बात कर रहे हैं तो बहुत कम डेविएशन होता था, विचलन बहुत कम होता था। ज्यादातर ये पाया गया था कि लोग निष्पक्ष होकर के अपनी बातें लिखते थे या बोलते थे, कहते थे, क्योंकि मीडिया को लोग ये समझते थे कि मीडिया एक तरह से अंपायर की कभी कभी भूमिका में होता है, रेफरी की भूमिका में होता है, जज की भूमिका में होता है, इसलिए उसकी निष्पक्षता बना रहना बहुत ही आवश्यक है। ये चीज धीरे धीरे कालांतर में ऐसी परिस्थितियां बनती गई जिसमें कि राजनीति के भ्रष्ट होने के कारण या उसमें डेविएशन होने के कारण, उसका पतन की तरफ जाने के कारण ये स्थिति बनी कि समाज की तमाम संस्थाएं गलत रास्ते पर चलने लगी। मुझे एक प्रसंग में एक चीज कोट करना चाहता हूं, जो कि बहुत पुरानी चीज है, महाभारत से कोट करना चाहता हूं। भीष्म पितामह ने एक बार कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि जिस देश की राजनीति भ्रष्ट हो जाती है उस देश की सारी संस्थाएं भ्रष्ट हो जाती हैं। अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो आज सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मैं राजनीति के ही ऊपर डालना चाहता हूं। आज कारण क्या है कि ऐसे बहुत से एंकर जो सही बात करना चाहते थे, आज उन चैनल्स में रहने ही नहीं पा रहे हैं, उनको इस्तीफा दे दे करके भागना पड़ रहा है, या तो उन्हें चैनल के जो मालिक हैं वो निकाल देते हैं, या खुद वो मजबूर होकर के हम यहाँ जब बोल ही नहीं सकते तो हम रह कर क्या करेंगे, वो आज सारे लोग इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं। अब उसके उसके क्या कारण है, उस पर आप लोगों ने जो बातें कही हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों ने सही कही हैं, उसमें कोई गलत बातें हमको नहीं लगती हैं कि कोई आपने कहा है। कई एंगल से लोग बात कर रहे हैं, मैं सारे एंगल पर तो बात नहीं कर सकता, मुझे जानकारी भी उतनी नहीं है सारे एंगल की, लेकिन जिस एंगल पर आप लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातें हमको बिल्कुल ठीक लग रही हैं। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि मीडिया की निष्पक्षता बहुत हद तक खत्म हुई है और उसके लिए जनता भी जिम्मेदार है,
और चैनल और या ये पत्रकारिता जगत को जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं, मालिकान हैं, वो लोग भी जिम्मेदार हैं, ठीक बात है। राजनीति भी जिम्मेदार है। आज वजह क्या है, देखिए एक केस यहाँ पर आया था, एक केरल के एक पत्रकार यूपी में जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और यूएपीए लग गया और 2 साल तक वो जेल में रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दिया। एक पत्रकार इसी तरह से यहाँ के कोई जुबैर अहमद हैं, वो कोई 2018 का उनका कोई ट्वीट था, उसको लेकर के कई जिलों में यूपी में एफआईआर हुई। एक जगह वो काफी दिन तक बंद रहे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया, तब वो छूटे। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, सरकार आखिर क्या चाहती है, व्यवस्था क्या चाहती है? ठीक बात है। मैं ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ। विजय खेरा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, इसलिए विजय जी को मैंने आज आमंत्रित किया है कि बहुत तोल मोल कर और बहुत दिल की बात विजय जी करते हैं। विजय जी, ये जो वर्तमान परिस्थिति है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, ये कैसे सुधरेगा? कौन है जिम्मेदार इसका? अभी हरकेश जी कह रहे हैं 70 के दशक से अब तक उन्होंने देखा, वो कह रहे हैं कि इसके लिए मैं पहले से अब तक 1 से लेकर 10 तक मैं राजनीति को ही इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं। अनम्यूट करिए विजय जी। विजय खेरा जी अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। ठीक है, हाँ बोलिए। देखिए हरकेश जी हमारे भाई भी हैं, मित्र भी हैं। मैं उनसे इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसके लिए राजनीति जिम्मेदार है। एक जमाना था, देखिए पत्रकार अपने आप को नियंत्रित भी रखते थे और स्वतंत्र भी रहते थे लिखने में, और किसी तरह से बिकाऊ भी नहीं थे। और उस जमाने में पत्रकार लोग ही अधिकांश अखबार स्वयं चलाते थे, कम से कम जिला और रीजनल लेवल पर। भले हिंदुस्तान के देश के जो बड़े अखबार थे वो भले पत्रकार न चलाते हों, लेकिन जैसे अभी रामनाथ गोयनका जी का नाम लिया था, उनके पत्रकार गण सब स्वतंत्र होते थे और अपने आप को नियंत्रित करके लिखते थे। यही हिंदुस्तान टाइम्स का, यही टाइम्स ऑफ इंडिया का हाल था उस जमाने में। शुद्ध व्यापार हो गया है, पत्रकारों के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, वो तो कठपुतली हैं अपने मालिकों की, 90% से भी अधिक। यहाँ तक कि उनसे विज्ञापन लाने के लिए भी कहा जाता है। यहाँ तक कि जिस खबर को वो बेच के पैसा कमा सकते हैं, वही खबर हेडलाइंस में फ्रंट पेज पे आती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि विशुद्ध रूप से इसका व्यापारीकरण हो गया है, और यही कारण है कि पत्रकारों की चलती। अब आप याद करें अगर, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पत्रकारों को वही परोसना चाहिए जो वो देखते हैं और जो सही है, जो उन्हें मिलता है। अपनी तरफ से लेस मात्र भी न जोड़ना चाहिए, न घटाना चाहिए। यही आज के मंथन का विषय यही है विजय खेड़ा जी। बहुत पिन पॉइंट यही है कि भाई आप अपने विचार थोप रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं, अपना जो कुछ आपके अंदर जहर है वो दूसरों पे थोप रहे हैं और माहौल को जहरीला बना रहे हैं। एक ब्रेक फिर लेना पड़ रहा है, मुझे मजबूरी है। जैसा विजय जी ने कहा कि व्यावसायिक मजबूरी है, तो है। विषय चूंकि इतना गंभीर और गहरा है कि मेरी मजबूरी है कि जो व्यक्ति अगर बोल रहा है तो उसको पूरा समय मिलना चाहिए, और इसी के चलते अभी सारे लोगों से सवाल नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस के नेता जयकरण वर्मा अब नहीं है हमारे साथ, चले गए हैं वो। माफ़ी उनसे कि उनसे मैं सवाल नहीं पूछ पाया। विजय खेरा अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं मनोज यादव के पास जाऊंगा। वो लगभग 45 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। मैं बाकी आगे ये कह रहा था कि बिना विज्ञापन दिए खबर नहीं छपती, ये तय हो गया है। अगर विज्ञापन है साथ में तो उसकी खबर छपती है, और इसका जीता जागता उदाहरण है जो आप और हम सभी जानते हैं कि जैसे ही चुनाव शुरू होता है पैकेज चाहिए हर अखबार वाले को, और उस पैकेज के लिए अपने संवाददाताओं को जिद करते हैं अखबार के मालिक, ये पैकेज लाओ। अगर 5 पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो 5 से पैकेज चाहिए उनको, और नहीं तो जिसने पैकेज नहीं दिया उसका इतना भी नहीं छपेगा, दिन भर में वो 50 मीटिंग कर ले, 1 मीटिंग भी छपेगी नहीं, नाम भी नहीं छपेगा। जब इस तरह का हाल कर दिया है मालिकों ने, तो पत्रकार बेचारे क्या करें?
कहाँ तक अपनी जिम्मेदारी समझें। आखिर वो भी तो पत्रकारिता के लिए ही नहीं अकेली पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको अपना जीवन यापन भी करना है। अच्छा, एक मेरा एक सवाल इसमें छोटा सा है, उसका जवाब दीजिए, जिस पर हमारा मूल विषय है कि ये जो हेट, नफरती बातें, ये कैसे खत्म होंगे? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई ये सब ये बंद करो, इससे समाज विघटित हो रहा है, और ऐसे एंकर्स को आप फायर करो, हटाओ, नौकरी से निकालो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला है तो खुद इस बात को स्पष्ट भी उन्होंने कर दिया है। हेट स्पीच के बारे में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर खुद ही बोल दिया है कि क्यों होती है हेट स्पीच, क्यों होती है। इसलिए होती है कि अंक बढ़ाने के लिए हमारे, जिसको आप टीआरपी कहते हैं, और उस तरह से वो, जैसे उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था हवाई जहाज में, जो एक आदमी ने यूरिन कर दिया था कि उसका नाम आपको छापने का अधिकार नहीं था, क्योंकि अभी तो सिर्फ शिकायत है, झूठी है कि सच्ची है, जांच भी नहीं आई उसकी, आपने प्रेस्टीज खराब कर दी हमेशा के लिए। तो राजनेताओं के साथ तो छोटी सी भी बात होती है तो उसको इस छापते हैं बड़ा बड़ा चढ़ के, तो उसका तो मतलब जीवन खत्म कर देंगे, या फिर वो लेकिन सारे राजनेताओं के साथ नहीं, अब चश्मा बदल गया है विजय खेड़ा जी। अब हुआ ये है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप सीआरपीसी में इसका प्रावधान रखिए, परिवर्तन कीजिए। अब वो देख लीजिएगा क्या लिमिट में है, क्योंकि भी सुनील जी कह रहे थे बहुत सारी बातों की चर्चा हम लोगों को करनी नहीं है, तो हमने तो पहले ही जाने अनजाने में जो कुछ भूल चूक हुई उसके लिए माफ़ी मैंने एडवांस में मांग ली। अब मैं मनोज यादव के पास जाऊँगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता। बहुत लंबा इंतजार मनोज भाई, माफ़ी के साथ में आपसे सवाल कि कुल मिलाकर स्थितियाँ परिस्थितियाँ, विपक्ष हरदम कहता था कि भाई मीडिया तो हमारे पक्ष का है, विपक्ष इस बात की उम्मीद अपेक्षा करता था कि अगर सरकार बेअंदाज है तो मीडिया उसके साथ खड़ा होगा। अब देखिए दुर्गेन जी, आपके इस पैनल में बहुत अच्छे अच्छे वक्तव्य आए और बड़ी अच्छी बातें आई सामने, और कई लोगों के ऐसे भी वक्तव्य हैं जिससे इत्तेफाक रखा जा सकता है, जिससे ना इत्तेफाकी भी रखी जा सकती है। एक किसी वरिष्ठ पत्रकार या राजनीति विश्लेषक ने कहा कि इसके लिए जनता जिम्मेदार है, तो ब्यूरोक्रेट्स अगर भ्रष्टाचार करे तो उसके लिए जनता जिम्मेदार है, क्योंकि जनता ने आवाज नहीं उठाई सही टाइम पे। नेता अगर भ्रष्टाचार करे, अपनी पूरी व्यवस्था बना ले, तो उसके लिए वोटर जिम्मेदार है, क्योंकि वोटर ने उसको चुना। क्यों? ये अगर मंतव्य जब टीवी बहस पे आएगा, जब हम इस पे मंथन और चिंतन करेंगे, तब फिर निश्चित तौर पे हम पद अलग बात कर रहे हैं। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 4 स्तंभ है, 5वीं जनता है, 6ठा नैतिकता है, सिद्धांत है, आपके ईमानदारी है, सब कुछ बराबर जिम्मेदारी सबकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। हाँ, उंगली उठाने से डर लगता है, हो सकता है ऐसा हो सकता है। मैं एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं, वरिष्ठ लोग हो सकता है मुझे राइट या रॉन्ग जरूर वो बताएंगे। विगत 9 सालों में एक जो सबसे बड़ी चीज आई है वो उस देश में जहां की 65% आबादी शिक्षित है, और कोई बीच में बोल रहा है प्लीज बोले ना, 65% आबादी दुर्गेन जी जिसकी शिक्षित है और 35% से ज्यादा लोग अशिक्षित हैं, उस देश में 2014 के बाद लोगों को इनकरेक्ट किया गया। ये मेरा अपना खुद की खोज है। और किनको इनकरेक्ट किया गया? 35% लोगों को नहीं इनकरेक्ट किया गया है, सबसे ज्यादा 65% लोगों को इनकरेक्ट किया गया जो शिक्षित हैं। और किसने इनकरेक्ट किया है? इसी नफरती मीडिया ने इनकरेक्ट किया है। इसने, अगर किसी नेता ने कह दिया, मैं कोट करके कह रहा हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि रडार मौसम खराब हो जाता है तो कैच नहीं करता है, कबीर, नानक और ये सारे एक साथ बैठ के जो अलग अलग दशक में पैदा हुए, जिनका आपस में कोई मेल नहीं है, तीनों साहित्यकार हो सकते हैं लेकिन तीनों अलग अलग पैदा हुए, तीनों बैठ के एक जगह चिंतन करते थे। जब कोई इनकरेक्ट बोलता है तो मीडिया उस पर करेक्शन नहीं करता। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर इन 9 सालों में कुछ हुआ है तो वो 65% लोगों के एक बड़े आबादी को इनकरेक्ट किया गया है। यही नफरती है। लोगों को मैंने टीवी पे वो कहते देखा है कि हमने शेर पाला है, हम 200 रुपए में पेट्रोल डलवा लेंगे। ये क्या कर रहा है? ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो हमारे लिए कुछ भी रास्ते कठिन हो, लेकिन हमने शेर पाला इसलिए हम 200 रुपए में पेट्रोल डलवा लेंगे। ये अपने पद से भ्रमित करती हैं और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं एक बात कहता हूं
और ये शायद इत्तेफाक आप भी रखेंगे दुर्गेन जी, ये बात दो पैमाने बन गए हैं। दोनों स्थिति में जो संस्थान में ईमानदार पत्रकार काम कर रहा है वो भी संस्थान से बड़ा हो गया, और जो बेईमान से मेरा मतलब है जो बिल्कुल इनकरेक्ट कर रहा है वो भी संस्थान से बड़ा हो गया। संस्थान छोटा हो गया और एक व्यक्ति विशेष बड़ा हो रहा है। ये बात आप अगर चर्चा करें तो ये अभी तमाम एग्जाम्पल सामने आ जाएंगे। क्यों? जो इनकरेक्ट बोल रहा है उस पर संस्थान कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, जो रॉन्ग कर रहा है संस्थान उस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और जो व्यक्ति राइट कर रहा है, जो ईमानदारी से बोल रहा है, संस्थान उसको आउट कर दे रहा है। ठीक तो बात है। दोनों चीजें बड़ी हो गई। ठीक बात मनोज जी, कंप्लीट करिए मनोज जी, बहुत जल्दी कंप्लीट करिए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, मैं एक लाइन में बोल रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो सत्य कही है, बिल्कुल सत्य कही है, लेकिन हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत कुछ इस देश ने खो दिया, बहुत कुछ इस देश में गड़बड़ हो गया है, बहुत कुछ रेल की पटरी से इंजन उतर चुका है। अब मेरे ख्याल से देर हो चुकी है। अगर सख्त कदम उठाए जाएंगे, टिप्पणी मात्र से कुछ नहीं होने वाला। सख्त कदम उठेंगे, चैनलों पे बाउंडिंग होगी, उनको बंद किया जाएगा, उनके प्रसारण पे रोक लगेगी, तब जाके ये रुक पाएगा। अन्यथा लोग बैठेंगे कहेंगे ये जनता का दोष है भाई। ठीक बात है, ठीक बात। अब मनोज जी धन्यवाद। अब वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, मेहमान बहुत बेशकीमती मेहमान हमारे पास आज हैं, लेकिन मजबूरी है कि बहुत ज़्यादा वक्त अब मैं दे नहीं सकता। 20-30 सेकंड में आलोक जी से निवेदन करूंगी कि फाइनल कमेंट वो करें। देखिए दुर्गेश जी, ये जो नौबत आई है उस नौबत आने की वजह है कि जो अखबार या चैनल किसी में संपादक नाम की जो संस्था है उसका क्षरण हो गया है। वो सारे संपादक आजकल रीढ़ विहीन हो गए हैं। जब इनके पास बैकबोन ही नहीं होगी, देखिए लाल कृष्ण आडवाणी का एक बड़ा चर्चित वक्तव्य है कि लोगों से बोला गया था और लोग रेंगने लगे, तो वो एक चीज हो गई है। वो दौर पहले भी था, वो दौर अभी भी है, ऐसा नहीं है कि आज ही है। अगर वो दौर पहले नहीं आया होता तो आडवाणी जी को ये टिप्पणी भी नहीं करनी होती। लेकिन मेरा मानना है, तब भी मेरा एक मानना है, जैसे कुछ पैनलिस्ट ना इत्तेफाकी दिखा रहे थे, मेरा मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत प्रमुख है, सबके लिए ये अधिकार होना चाहिए। अब इसमें एक जिम्मेदारी वाली बात है, हमको ये दिक्कत, ये हमको सोचना पड़ेगा कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मतलब कानून मानने वाले लोग हैं या नहीं है। तो ये नैतिकता की बात होती है। और दूसरी बात, सरकार को इतने अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए कि वो कैसे तय करेगी कि ये हेट स्पीच है या हेट स्पीच नहीं है। क्योंकि अगर वो सत्ता विरोधी, अगर तथ्यों के साथ में अगर वो चीज आती है तो उसको भी आप किसी न किसी तरीके से सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। सरकार को इतना नहीं होना चाहिए। मेरा अभी भी मानना है, मैं इस पर दृढ़ विश्वास करता हूं कि लोग ही तय कर देते हैं। केवल सरकार के चाहने से कुछ नहीं होता। आप याद करिए प्रेशर ग्रुप, पत्रकारिता में आपको भी पढ़ाया गया है, एक प्रेशर ग्रुप के ऊपर बाकायदा 3-3 चैप्टर होते हैं। अब वो चैप्टर घट करके एक हो गया। तो प्रेशर ग्रुप तो पहले भी थे, 1970 के दशक में भी थे, 80 के दशक में भी थे। विज्ञापन पहले भी बंद कर दिए जाते थे अगर आप सत्ता के हिसाब से अगर खबरें ना लिखें तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं सत्ता विरोधी बात में, आपने जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी की बात कही कि सत्ता विरोधी, मैं सत्ता विरोधी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप सच के साथ है या नहीं। गणेश शंकर विद्यार्थी का अगर आप संदर्भ लेंगे तो वो सच की बात कर रहे हैं। ठीक बात है, सत्ता ठीक बात। विरोधी उनका नहीं, वो सच। आलोक जी कंप्लीट करिए, मैं भी कहता हूँ कंप्लीट करिए। सच के साथ, है ना, ये सच के साथ ही रहना चाहिए। और नहीं तो जनता नकार देती है। बड़े बड़े संस्थान धराशायी हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। विश्वसनीयता बड़ी चीज है, विश्वसनीयता बचाए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, विजय खेरा जी बहुत धन्यवाद, मनोज यादव जी बहुत धन्यवाद, सुनील कुमार सिंह साहब आपका धन्यवाद, हरकेश बहादुर सिंह साहब आपका भी धन्यवाद, नवेद भाई, स्वाति जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आलोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। अब बात चलते चलते की, और चलते चलते में बात भारत जोड़ो यात्रा की। कारगिल के तोलू लिंक पर वीरता का परिचय देते हुए 1999 में हरियाणा निवासी नायक दीपचंद ने अपने हाथ और पैर दोनों गंवा दिए थे। दीपचंद करगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय में तोलू लिंक पर सबसे पहले गोला दागने वाले जवान थे। हिम्मत की जीती जागती मिसाल नायक दीपचंद हैं, लेकिन जब राहुल गांधी को उनकी कुकिंग स्किल के बारे में पता चला तो वो प्रियंका गांधी के पसंदीदा छोले भटूरे बनाना सीखने
से खुद को नहीं रोक पाए। बड़ी भावुक और रोचक तस्वीर है, देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं। बातों में ये अंदाज़ा लगाया कि भाई मैं खाना पीना भी बनाता हूं, तो राहुल जी ने मुझे बोला था कि मैं आपसे सीखना चाहता हूं। दुनिया के सबसे अच्छे छोले भटूरे बनाते हैं। हिम्मत नहीं आना है कि भाई एक हाथ से कुछ नहीं कर सकते हम लोग ना। छोले भटूरे खाओगे?